नालायक बच्चों, वेलकम आपका आज इस क्लास में, जहां पे हम लोग चैप्टर 1 कौन सा था? अरे कौन सा था? आईडी का चैप्टर 1 कौन सा था? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे। जो कुछ चीजें बची हुई हैं आज बेटा हम उसको कवर करते हैं। आ जाओ। और उसके बाद मैं आपसे सुनूंगा भी क्या स्पेशल है सर। सर मैंने देखो आपके लिए 2023-24 आई मीन आपके सेशन के लिए इस चैप्टर से वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं मैंने वो निकाल दिए बेटा। इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड है बेटा एग्जाम में आएंगे। ठीक इसी तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। और ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले बेटा, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पे बैठ लगा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस। एक ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ऊपर उसका एक्सपेक्टेड रेट भी लिख दिया। इसके आने के चांसेस इस परसेंट से, जिस भी मेरे नोट में लिखा जाएगा ना 100%, अगर वो ना आए आप मेरे पास वापस आ सकते हो बेटा फीस मांगने के लिए। नहीं नहीं, आपके पेपर में ही आएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने निकाले इस बार इस बुक से। एक है व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस और दूसरा है वेयर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। बाय मैडम। चलो अब हम लोग चैप्टर वहां से पढ़ते हैं जो हमारा छूट गया था। क्या हमने ये फॉरेन कर लिया था बेटा? क्या हमने फॉरेन ट्रेड कर लिया था? यस सर कर लिया था। आज जो हमें अगला करना है सर वो हमें करना है डेमोग्राफिक कंडीशन। देखो सर सुनो मेरी बात, आपके एनसीईआरटी में जितना कुछ है मैं सब यहाँ पे लेके आया हूँ बेटा। डन। आओ सर शुरू करते हैं। पहला डेमोग्राफिक कंडीशन बेटा, पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको कहा गया फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेटा। पहली बार अगर ब्रिटिशर्स ने कोशिश की थी पॉपुलेशन और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालने की तो वो उन्होंने किया था 1881 में। देखते हैं सर, वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। ये वाला ये आप सबको याद भी है बेटा। Though suffering from certain limitation, it revealed the unevenness in Indian population growth। बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी ये जब पॉपुलेशन का ग्रोथ का ये सेंसस हुआ तब हमें पता चला कि इंडिया कितना अनइवन है सर, कितनी ऊंचाइयां नीचाइयां चल रही है, कितना गैप चल रहा है, कितने लोग रिच कितने लोग पुअर हैं बेटा। वो सारी चीजें इस सेंसस ने हमें निकाल के बता दी। सब्सिक्वेंटली और इसके बाद हर 10 साल बेटा एग्जाम में एमसीक्यू में आता है बेटा, एवरी 10 ईयर सच सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट। सर इसको बोला गया ब्रिटिश इंडिया सेंसस बेटा। अगला था सर सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेटा। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। However, neither the total population of India nor the rate of population at this stage was very high। अब तक अपन सब कुछ कंट्रोल में लेके चल रहे थे बेटा। मेरी पॉपुलेशन में कोई एक्सप्लोजन नहीं आया था सर, सब कुछ नॉर्मल था। थर्ड सर लिटरेसी रेट बेटा, आपको इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा लिटरेसी रेट कितना था बेटा? ओवरऑल बोले तो मेल प्लस फीमेल लेस देन 16% था बेटा। एग्जाम में आपको लेस देन लिखना है, सिर्फ 16 नहीं बेटा। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं सिर्फ और सिर्फ फीमेल लिटरेसी रेट की तो वो कितनी थी? लो ऑफ अबाउट 7%। ये 7% भी नहीं है, लिखा हुआ अबाउट 7%। डन। तो एमसीक्यू सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान से बेटा। अगला है सर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। आपकी एनसीईआरटी इसके लिए कोई डेटा प्रिंट नहीं करती बेटा, एक जनरल लैंग्वेज लिखी हुई है। ईदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादातर पॉपुलेशन को या तो हेल्थ फैसिलिटीज मिलती नहीं थी या व्हेन अवेलेबल जब मिल रही थी वह हाईली इनएडिक्वेट। अरे सर दवाइयां ही नहीं थी, अगर थी भी तो हो सकता था किसी कहीं पे दवाइयां नहीं, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं बेटा। कंसिक्वेंटली वाटर एंड एयर बॉर्न डिसीजेस वर रैम्पेट एंड टुक अ ह्यूज टॉल ऑन लाइफ बेटा। लेकिन धीरे 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 कुछ बीमारियां जैसे पानी से रिलेटेड और हवा से रिलेटेड बीमारियां बढ़ती चली जा रही थी बेटा। अगला है सर, अगला देखो क्या कहाँ पे पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है अब आप मेरी बात समझो, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बोलूं या पुअर हेल्थ फैसिलिटीज बोलूं, इसको अंदर मैंने कंक्लूड क्या किया है बेटा? मैंने उसकी नेगेटिविटी बताई है। आगे सर मोर्टालिटी रेट बेटा। मोर्टालिटी रेट क्या होता है? मैंने अभी तक यहाँ पे वर्ड इन्फेंट यूज नहीं किया है, मैंने लिखा है सिर्फ मोर्टालिटी रेट। मैंने यहाँ पे सिर्फ मोर्टालिटी रेट लिखा है, अंदर की तरफ से मोर्टालिटी रेट लिखा है। देखो सर सुनो, इट वॉज वेरी हाई इन दैट पर्टिकुलरली द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब अंदर जाके बोला है बेटा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग। अलार्मिंग बोले तो चिंताजनक,
क्यों? क्योंकि 218 लोग, सॉरी 218 बच्चे मर जाते थे 1000 में से, और आज ये डेटा कितना है? 33 बेटा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कितनी थी? 32 ईयर्स। हाँ ऊपर 44 किया हुआ है, अभी ना ये 32 है बेटा, 32। वहाँ पे चेंज कराऊंगा, वहाँ चेंज कराऊंगा। आगे अभी कितना है बेटा प्रेजेंट में? 69, वहाँ चेंज कराऊंगा। डन। आगे सर, अभी तो 76 है, अभी तो 76 है, लेकिन हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना दीदी। आओ सर, पोवर्टी बेटा, इन द अब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा। मैडम सुनो ना मेरी बात, जब सैम्पल क्वेश्चन पेपर आएगा ना, वो जितना अपडेट करके देगा मैं आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जब वो अब तक भी अपडेट नहीं करेगा, उसने जो इस बार की जो एनसीईआरटी उतारी है ना बेटा, जिसके नीचे लिखा हुआ है 23-24, आप वो वाली एनसीईआरटी अगर गूगल से डाउनलोड करोगे तो उसमें अभी यही आ रहा है बेटा। तो हम अपने आप को कैसे डेविएट करते हैं बताओ? In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contribute to the worsening profile of Indian population of the time. अगर आप ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और ये पोवर्टी लो बेटा, ये दोनों चीजें इन्होंने बहुत जनरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है बेटा। डन। लेकिन जिसके अंदर डेटा है आपको एज इट इज वो डेटा याद होना चाहिए। चले आगे। हाँ जी सर, डेमोग्राफिक कंडीशन आपका खत्म हुआ, एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपसे डेटा पूछूंगा। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। 69 बेटा, 69। नलायक बच्चों, 5th सेक्शन खत्म करके हम लोग आ गए बेटा अपने 6th सेक्शन में, इसका नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सर सबसे पहले तो मुझे बता दो कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, बताता हूँ बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, इसका मतलब है सर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। लेकिन अब सर आगे इस चैप्टर में इसके बारे में क्या लिखा है? लिखा है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोज लिटिल साइन ऑफ चेंज। सर ये लिटिल साइन ऑफ चेंज का मतलब हालात जैसे पहले थे वैसे ही आज भी थे। आई मीन आज का मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ चेंज नहीं आया था। याद करो ना बेटा, जब हमने चैप्टर शुरू करवाया तो हमने क्या बोला था? कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे? 85, 85 बेटा। लेकिन जिस दिन ये लोग हमें छोड़ के गए उस दिन भी हम लोग कितने थे बेटा? 72, 75। तो कोई बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी हुआ था, नहीं हुआ सर। आओ सर, लेकिन इसको समझते हैं। कौन है? काट दो, अभी नहीं बात कर सकता। आओ देखो सर आगे, अब आगे देखो सर। एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, लार्जेस्ट, which usually remained at a high of 70 to 75%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बेटा? 10%। और सर्विस सेक्टर बेटा 15 से लेके 20% तक। डन है सर। अच्छा उसके बाद देखो, अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। ये क्या मतलब था सर? क्या लिखा है? बोल रहे हैं कि सर ना ये ना बहुत स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है, बहुत दिक्कत वाली बात है। क्या मतलब है इस लाइन का? ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन मतलब सर कुछ स्टेट तो बिल्कुल यूं उठ रहे थे और कुछ स्टेट बेटा अपनी जगह पे बने हुए थे, कुछ नीचे की तरफ जा रहे थे। ये रीजनल डिस्पैरिटी के लिए बढ़ती चली जा रही थी। अरे कुछ स्टेट बहुत अच्छा करने लगे, कुछ स्टेट बेकार करने लगे, आखिर ऐसा क्यों? अब इस बात का पता तो बेटा वो भी नहीं लगा पाए, लेकिन देखो ये बात इन्होंने नीचे लिखी है बेटा। पार्ट ऑफ देन मतलब उस समय का पार्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एंड बंगाल, ये 3 स्टेट बेटा। जल्दी से नाम बोलो कौन कौन से? मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल witnessed a decline in the dependence of workforce on the agriculture sector। इन 3 स्टेट के लोगों का एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस कम हुआ। मतलब ये लोग कहां चले गए? सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग में? ये 3 स्टेट, दोबारा बोलो कौन कौन से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल। लेकिन विद अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर बेटा, ये 3 तो आगे चले गए थे। अब सर उस समय के मद्रास में, उस समय के मद्रास में कौन कौन लोग आए बेटा? आज का तमिलनाडु, आज का तमिलनाडु, आज का आंध्र प्रदेश, आज का केरला और आज का कर्नाटका। बस मुझे पहले इतना सा याद करके दो, फिर मैं आगे जाऊंगा बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे फिल इन द ब्लैंक्स बन रहा है, जल्दी से याद करके दो। अब बेटा एक चीज और देखना बेटा, यहाँ पे लिखो, मेरे साथ लिखो। However, however
बेटा 3 स्टेट ऐसे थे बेटा, कौन कौन से? ओडिशा, बोलो दूसरा पंजाब, और तीसरा राजस्थान। इन लोगों ने क्या दिखाया बेटा? क्या इसमें भी लिखा हुआ है, इन तीनों ने क्या दिखाया? इन तीनों ने डिक्लाइन की जगह इंक्रीज कर दिया। क्या? डिपेंडेंस किसके ऊपर? इन्होंने डिपेंडेंस की इंक्रीज कर दिया, कहाँ पे? एग्रीकल्चर में बेटा। ठीक, चलो सर अब आगे चलते हैं। अब आगे चल सर, ये वाला लास्ट सेक्शन है बेटा, ये वाला लास्ट सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा। डन। मैंने आपको क्या बोला है, इस बार जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ये जो क्वेश्चन आने वाला है, वेयर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया डिस्कस, उसमें ये वाला जो आंसर है ना, ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर का। बेटा ध्यान से देखना, आओ। इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द कॉलोनियल रूल, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट एंड टेलीग्राफ्स डन वर डेवलप्ड। तो सर इसका मतलब ये सारी चीजें तो ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुई जब वो आई। हाउएवर, आपको उनका रियल मोटिव पता है, उनका रियल मोटिव क्या था? was not to provide basic amenities to the people but to serve the various colonial interest। डन। चलो सर अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं बेटा। पहली चीज क्या बनवाई उन्होंने? पहली चीज बोलो सर, रोड्स। अब जरा रोड्स को देखें। रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। तो वो बात तो हमें भी पता है, ब्रिटिशर्स के पहले के टाइम के जो रोड थे वो आज के मॉडर्न टाइम को फिट नहीं करते थे। द रोड दैट बिल्ट प्राइमरली सर्व द पर्पस ऑफ, लेकिन जो रोड ब्रिटिश ने बनाई उनका पर्पस क्या था सर? पर्पस नंबर 1, मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक आर्मी को फटाफट भेजा जा सके। दूसरा, ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम कंट्री साइड, और कंट्री के कोने कोने से ये लोग रॉ मटेरियल जल्दी से पोर्ट तक पहुंचा पाए, इसलिए बेटा। कहां पे? टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या पोर्ट, सेंड दीज टू फार अवे इंग्लैंड और अदर लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन। तो सर मुझे पता चल गया, रोड्स भी इन्होंने अपने लिए बनाई। अगला है सर रेलवे। हमने ये याद कर लिया है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन 1850। रेलवे इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अभी आगे हमें जाके पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने ना, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा वाटरवेज में भी खर्च किया, लेकिन वाटरवेज इस रेलवे के आगे फेल थे बेटा। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। पहला, फर्स्ट इट इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। पहला पर्पस सॉल्व हुआ, अभी लॉन्ग डिस्टेंस कवर होने लगा। एंड देयर बाय ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर। दूसरा, ऑन द अदर हैंड इट fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of village economies in India। अब तीसरी जो इसकी बात नहीं है, ये 2 मोटिव तो मैंने बता दिए, एक अलग से लाइन जो लिखी है, द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंडेड। भाई रेलवे आएगा तो ऑब्वियसली इस बात है माल ज्यादा बढ़ेगा, बट इट बेनिफिट रेयरली अकर्ड टू द इंडियन पीपल। लेकिन इसका फायदा हमें कभी नहीं मिला। बात भी सही थी, वो वैसे भी हमें फायदा देना नहीं चाहते थे। अब अगला देखो सर, इनलैंड ट्रेड एंड सी रूट बेटा। द इनलैंड वाटरवेज प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल। वर्ड आ गया सर, अनइकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनल ऑन द ओडिशा कोस्ट, दो द कैनल वॉज बिल्ट अ ह्यूज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एक्सचेंजर, yet it failed to compete with railway। अभी जो मैंने आपको बात ऊपर बताई, which soon transferred the region running parallel to the canal and had to be ultimately abandoned। और बाद में इनको बहुत सारी जगहों के वाटरवेज को बंद करना पड़ा इनको। अगला बेटा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। टेलीग्राफ समझते हो? अरे टेलीग्राफ समझते हो क्या? व्हाट्सएप जानते हो? व्हाट्सएप बस ये वही उसी समय का व्हाट्सएप है, लेकिन इसमें ना वीडियो, फोटो, ये सब चीज जाते थे, इसमें से वर्ड्स जाते थे, वर्ड्स। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली
सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। बस पुलिस वालों का काम होता था यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां बता दे और वहां से लोगों को बुला ले इंडियंस को पिटवाने के लिए। पोस्टल सर्विसेज बेटा, द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रो इनएडिक्वेट। जबकि इसका काम था कि पब्लिक पर्पस को बहुत अच्छे से मेट कर सकती थी, बट फिर भी इसने वो काम उस समय नहीं किया। डन सर। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के लास्ट में ना कुछ कंक्लूजन्स लिखे हैं, लेकिन ये कंक्लूजन आपको भी जो मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ उससे ये कवर हो जाएगा। आओ सर, 2 चीजें। इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स, इसको क्या बताना है बेटा? पहला, इनलैंड वाटरवेज जो थे वो अनइकोनॉमिकल थे, बहुत महंगे थे। ओडिशा कोस्ट में जो बना था उसमें बहुत पैसा लगा था, रेलवे के साथ compete कर भी नहीं पा रहा था, रेलवे बहुत चीप पड़ रहा था, लोग अपना सामान रेलवे से ही भेज रहे थे, वाटरवेज से नहीं भेज रहे थे। उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे वाटरवेज को इनको बंद करना पड़ा। अब ऐसे समझो कि कुछ जगहों पे रेलवे पॉसिबल नहीं था तो वहां पे वाटरवेज है, लेकिन अगर आप आज की डेट में देखो तो पानी के ऊपर भी इन्होंने रेल की पटरियां बिछा दी हैं क्योंकि वो उनको ज्यादा चीप लगा, लेकिन पहले उस जगहों पे वाटरवेज हुआ करते थे। डन। चलो सर, अब देखो जरा वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है बेटा, सॉरी 75 से लेके 85% तक आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस, हाउ डिड इट प्रूव डिसएडवांटेजियस टू इंडिया? 1 मिनट पहले बताओ, वर्ड सरप्लस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा। भाई तुम मुझे प्यार दो मैं तुम्हें प्यार दूं, लेकिन मैं तुमको ज्यादा प्यार दूं तो मेरा वाला प्यार क्या कहलाएगा? सरप्लस। ठीक वैसे ही मैं वहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन यहां से जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तुम्हारे इंपोर्ट से ज्यादा था, तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट सरप्लस। 1 मिनट मैडम, क्या आप लोग अपना खाना ना खा के दूसरे को दे सकते हो? कभी नहीं कर सकते आप ऐसा, कभी नहीं करोगे। लेकिन ये लोग इंडियंस के साथ ऐसा कर रहे थे, इवन हमारे बेसिक नेसेसिटीज को भी ये लोग बाहर भेज रहे थे। गधे। आओ देखो, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मुझे बहुत तकलीफ हुई इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। दोबारा मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, आ जाएगा बेटा देख। एक्सपोर्ट सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। बोले इतनी लाइन से आया नहीं आया? एक्सपोर्ट सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट। मतलब अगर ये इंडिया है और ये ब्रिटिशर्स है, यहां से गए बेटा 5 यूनिट लेकिन वहां से आए सिर्फ 2 यूनिट, तो इसका मतलब हमने 3 यूनिट्स ज्यादा भेजे, और इंडिया से कुछ बाहर भेजना कहलाता है एक्सपोर्ट, तो ये हुआ एक्सपोर्ट का सरप्लस। डन। आगे, वाइल जनरली इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर, लेकिन अभी के टाइम पे एक्सपोर्ट करना इज अ पॉजिटिव साइन। भाई मोदी जी कहते हैं हमें, क्या कहते हैं? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कहते हैं इंडिया में बनाओ बाहर भेजो। एक्सपोर्ट करना आज की डेट में पॉजिटिव साइन है, लेकिन उस समय क्यों नहीं था? इट प्रूव्ड डिसएडवांटेजियस टू इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब ये 2 रीजन है बेटा। रीजन नंबर 1, कमोडिटीज वर नॉट अवेलेबल टू इंडियंस बट वर बीइंग एक्सपोर्टेड। बताओ, हमारे लिए नहीं है, हमसे काट के उनको भेजा गया। आगे, इग्नोरिंग द डोमेस्टिक नीड, गुड्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड फॉर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश। पहली बात। दूसरी बात, दिस एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड टू फुलफिल, मैंने कल वाली क्लास में बताया था 3 चीजों के लिए फुलफिल किया जाता था। पहला, वॉर एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, नलायक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश। दिस वाज कॉल्ड ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आ गया कि एक्सप्लेन ड्रेन ऑफ, दिस वाज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, इसको एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे भी हमें एक्सपोर्ट सरप्लस एक्सप्लेन करना है बेटा। क्या? पूरा का पूरा सेम लिखना है। अगर क्वेश्चन में आता है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ डूइंग द ब्रिटिश टाइम एक्सप्लेन, तो आपको वहां पे एक्सपोर्ट सरप्लस लिखना है। आगे, दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट लीड टू एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इनटू द कंट्री। इससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वेयर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया? आपके हिसाब से? हाँ सर, रोड बना के गया, रेलवे बना के गया, वाटरवेज बना के गया, हमें सॉरी सिखा के गया, है ना? कुछ भी करो और बोल के दिखा। आओ सर, ऑल्दो
Although the motive behind British rule in India was colonial exploitation, the means resulted in some positive side effect which are given below. पहला, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. एटलीस्ट उन्होंने हमें ये सिखा दिया कि देश कैसे चलाते हैं. देखो, प्रायर टू द ब्रिटेन रूल the Indian subcontinent was divided into small and fragmented territories ruled by different dynasties. Dynasties का मतलब राजा महाराजा, छोटे छोटे पार्ट्स पे. ओए इधर इधर इधर. पहले ब्रिटिशर्स से पहले बहुत सारे राजा हुआ करते थे, वो छोटे 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 डायनेस्टी या छोटे छोटे विलेजेस में राज करते थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ दीज टेरिटरीज एंड यूनिफाइड. बेटा यूनिफाइड का मतलब क्या होता है? हम कई बार नहीं कहते एक कर देंगे, तो इन्होंने एक कर दिया बेटा. यूनिफाइड द कंट्री बोथ पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी. डन. पहली बात समझ में आई. बस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, पाकिस्तान भी एक रहता ना मजा ही आता ना, वो भी हमारा पार्ट. चलो कुछ दिनों में हो ही जाएगा. आओ अगला. दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रोड, रेलवेज, वाटरवेज. Although the Britishers developed various means of transport such as road, railways for their personal benefit, these opened up new opportunities of growth and helped in cultural unification of country. The developed means of transport also helped to prevent spread of famines. एक जगह से दूसरे लोग जगह मूव कर जाते थे बेटा. यहाँ पे एक और लाइन आई थी बेटा, जरा ये देखना. कल्चरल यूनिफिकेशन. बेटा तुम्हें पता है इंडिया अनेकों में एक का देश है, तो बहुत सारे कल्चर इधर उधर जाके मिक्स हुए, बहुत सारी नई नई चीजें पता चली बेटा. थर्ड बेटा, ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम. बेटा द कॉलोनियल रूल हेल्प द कंट्री टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम. अब आप ऐसे मत समझने लगना कि ब्रिटिशर्स से पहले हमारे देश में कंट्री में क्या नाम है, रुपया नहीं था, लेकिन उस समय राजा महाराजाओं का स्पेसिफिक कॉइन्स चलता था. अगर किसी डायनेस्टी में कोई एक राजा राज कर रहा है तो उसने अपने सिक्के चलाए हुए हैं, उसमें राजा की फोटो होती थी, उस तरीके का था. लेकिन हम बार्टर को बीट कर चुके थे बेटा. बस उन्होंने उसको एक यूनिफाइड कर दिया कि अब से पूरी कंट्री में एक तरीके का कॉइन या करेंसी होगा. दिस मॉनेटाइज सिस्टम हेल्प द कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोडक्शन. डन. अगला, स्प्रेडिंग एडुकेशन. अच्छा एक मिनट, ये 16% कब था? ब्रिटिशर्स से पहले या ब्रिटिशर्स के बाद? ब्रिटिशर्स के बाद था. लेकिन उससे पहले भी हमारे हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट हम ये सीख गए थे कि पढ़ाई लिखाई से ही फायदा होगा. स्प्रेडिंग एडुकेशन. द ब्रिटिशर्स ओपन अ नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय की, अभी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी? हिंदी. पागल है क्या? नहीं नहीं, अब ऐसे करोगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हमने कभी उसको अडॉप्ट नहीं किया. हाँ. एडुकेशन हेल्प द इंडियंस टू आइडेंटिफाई द बेसिक. एक मिनट बात हो मैडम, गूगल पे जो लिखा सब सही लिखा है. बेसिक राइट ऑफ फ्रीडम एंड फाइट फॉर इट. ऑल्सो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश मेड देम अवेयर ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सपेंडेड देयर हॉरिजन. अब मैं क्या कहता हूँ, क्या हमारे लिए इंग्लिश जरूरी है? क्या हमारे लिए इंग्लिश जरूरी है? देखो सर, अगर कोई ताकतवर है, मेरे हिसाब से अगर कोई ताकतवर है, उससे मुझे लड़ना है, तो पहले उतने ताकतवर बन तो जाए. साला हमारा $1 के बराबर हम 84 रुपए हैं और हम उनसे लड़े नहीं. भाई हिंदी बोलेंगे, पहले मैं इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, तुम्हें बीट करेंगे, तब तुमको बोलेंगे हिंदी सीखो. मैं तो ऐसे लड़ाई नहीं करता भाई. डन. चलो सर आगे. इराडिकेटिंग. बेटा वर्ड इराडिकेटिंग का मतलब क्या होता है? खत्म करना, हटाना. कौन कौन से की चीजें की बेटा? सोशल एविल्स. जैसे कि एक ना सती प्रथा बड़ी बेकार सी चीज थी बेटा, वो खत्म कर दिया. आप उसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है, जान के बहुत दर्द होगा आपको. अच्छा पता है, लेकिन अभी रिसेंटली एक मूवी भी बन गई थी, मैं तो उस मूवी पे सही में चाहता था बैन लगे, लेकिन फिर भी मूवी बन गई थी. क्या नाम था उसका? पद्मावती. पद्मावती या पद्मावती जो भी थी, उसमें दिखाया गया कि वो ऐसे पागल. अरे वो मर रहा है, उसको मरने दो, तुम तो लाइफ के मजे लो. चलो. The Britishers enacted several laws to ban social evils like कौन सा? सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज. ये तो गलत हो गया ना आपके हिसाब से? गलत हो गया.
दे ऑल्सो इनकरेज बेटा क्या, विडो रीमैरिज। तो अभी मुझे इसमें 3 चीजें याद रखनी, पहला सती प्रथा इरेडिकेट हुआ, दूसरा चाइल्ड मैरिज इरेडिकेट हुआ, और एक चीज को उन्होंने इनकरेज किया, क्या, विडो मैरिज, विडो रीमैरिज। लास्ट बेटा एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ये चीज तो मानेंगे बेटा। द ब्रिटिशर्स लेफ्ट बिहाइंड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेटा। They also made exhaustive records of every plans, policy, agreement, etc. This system of administration and record keeping helped the independent Indians administration to effectively manage the country. क्या आपको ये बात पता है? एक अंदर की बात बताता हूँ, शायद आपको अभी तक ना पता हो। ब्रिटिशर्स जैसे मूवीज में दिखाया जाता है ना कि हमने बैट बॉल खेल के उनको भगा दिया, या लड़ाई झगड़ा करके भगा दिया, या गोली चला के भगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिशर्स ने हमें बोला कि आप अपनी कंट्री चलाना चाहते हो चलाओ, लेकिन आप कैसे चलाओगे, आप हमें एक रूल तो बना के दिखा दो, रूल बुक। तब हमने क्या बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेटा। और कॉन्स्टिट्यूशन हमने सिर्फ 11 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को चुरा के बनाया, सिर्फ 11 बेटा। तो हमने उसके बाद अपनी बुक बनाई। तो अभी इसको बनाए हुए तो काफी टाइम हो गया, 2-2.5 साल का टाइम लगा था इसको बनाने में, और ये 1945 के आसपास का बना हुआ है। कायदे से अभी कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाना चाहिए? नहीं सर, टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं जो जरूरी होते हैं बेटा। इसीलिए सबसे पहले कौन है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद चलो छोड़ो, चलो सर अभी के लिए इतना। पहले आप बस मुझे ये सुना दो, सारे हेडिंग्स और डिटेल्स आपके शब्दों में होने चाहिए बेटा, ठीक। लेकिन पहले हेडिंग्स फिर डिटेल आपके शब्दों में सुना दो, फिर मैं आगे सोचूंगा बेटा। चलो सर, थैंक यू।